नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, थॉमस बेबिंगटन मैकाले एक बार फिर से विवादों में हैं। मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर पुराने आरोप फिर से दोहराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने ऐसी शिक्षा की नींव रखी थी जिससे दिखने में भारतीय लेकिन सोच में अंग्रेज लोग तैयार हों। वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए वफादार सेवक तैयार करना चाहता था शिक्षा नीति के जरिए। यानी मैकाले ने भारत को मानसिक गुलामी की तरफ धकेला और उसके प्रभाव आज तक मौजूद हैं। मैकाले ने संस्कृत फारसी को हटाकर अंग्रेजी में शिक्षा को लागू किया, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा का नुकसान हुआ, ऐसा माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैकाले यूरोप की श्रेष्ठता का हामी था और संस्कृत तथा फारसी ज्ञान को बहुत हे दृष्टि से देखता था। वो कहता था कि इन दोनों भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान से जुड़ी किताबें ब्रिटेन की किसी लाइब्रेरी की एक शेल्फ को भी नहीं भर पाएंगी। संस्कृत भाषा के पैरोकार आज इन्हीं तर्कों को लेकर संस्कृत की वकालत कर रहे हैं। जाहिर है कि उनका एजेंडा दूसरा होगा। संस्कृत अब भाषा से ज्यादा ब्राह्मणवादी संस्कृति की पोषक बन चुकी है। इसीलिए दलितों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी का समर्थक बन चुका है। आज सच का सामना में हम संस्कृत बनाम अंग्रेजी के इस विवाद के संदर्भ में मैकाले की भूमिका को परखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद। चाहूंगा कि शुरू में बहुत संक्षेप में पहले हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि ये मैकाले थे कौन। जी, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले ये इंग्लैंड की अपर अपर जो उनका अपर हाउस है उसके सदस्य थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे राज कर रही थी उसने उस समय डिसाइड किया था कि भारत के एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए, इस पे ज़्यादा खर्चा किया जाए। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा कि वो यहाँ की शिक्षा पद्धति को स्टडी करें और यहाँ कौन सी शिक्षा पद्धति लगाना चाहिए उसके बारे में रिकमेंडेशन दें। तो उनके जो रिकमेंडेशन आए वो मिनट ऑन एजुकेशन के रूप में उन्होंने रखा और इसमें उन्होंने ये भी बात कही कि भारत और दक्षिण एशिया का जो पुराना ज्ञान है वो इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी के शेल्फ्स जितना भी नहीं है उसमें ही आ जाएगा। यानी वो संस्कृत और अरेबिक की बात कर रहे थे और उन्होंने यहाँ जो रिकमेंडेशन किया उसके आधार पे उन्होंने मुख्य रूप से ये ख्याल रखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार के शिक्षित लोगों की ज़रूरत है उसको पैदा किया जाए, ये उनका एक सोच था और उसी के आधार पे उन्होंने ये नीति बनाई। और उसमें सबसे पहली बात जो थी, यहाँ जो प्रचलित भाषाएं उस समय थी संस्कृत, अरेबिक, इसके जगह उन्होंने अंग्रेजी को लाने का एक अपना सुझाव दिया, जिसके आधार पे भारत में अंग्रेजी एजुकेशन की शुरुआत हुई। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ जो पहले गुरुकुल थे, ज़्यादा गुरुकुल थे, मदरसा भी होंगे। तो गुरुकुल की शिक्षा की हम बात कर लें, गुरुकुल तो केवल एक जो सवर्ण उच्च भ्रू तबके के लड़के ही वहाँ जा सकते थे, गुरु के निर्देश में और वो एक लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति से दूर था। समाज के थोड़े तबकों के लिए ही वो उपलब्ध था। जो बड़ा तबका है, उसके लिए गुरुकुल की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी और वहाँ भी संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो पहली बात तो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति आने के बाद यहाँ का जो बड़ा वंचित समाज है, जिसमें बहुजन दलित बहुजन और स्त्रियों की बड़ी शुमार है, उनके लिए भी शिक्षा के द्वार खुल गए। दूसरी बात ये है कि इसके आधार पे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली शुरू हुई, जो शिक्षा की बातें शुरू हुई, उसमें इसका लाभ समाज के तो सभी तबकों ने उठाया, पर ख़ास तौर से जो यहाँ के दलित थे, बहुजन थे और महिलाएँ थीं, उनमें भी शिक्षा का प्रवेश होने की शुरुआत शुरू हो गई। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इन तबकों के लिए संस्कृत में शिक्षा वर्जित थी और उसके लिए बहुत दंड के प्रावधान थे, अगर वो इस आधार पे शिक्षा प्राप्त करें। तो मुख्य रूप से जो नरेंद्र मोदी के भाषण में उन्होंने ये कहा कि ये सोच में
अंग्रेजियत लाने का कोशिश था और यहाँ एक हीन भावना इसने पैदा की। तो मैं इसके उलट सोचता हूँ कि अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन ने भारत में आधुनिक शिक्षा के द्वार खोल दिए और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसको उस समय दुनिया में जो चल रहे थे आधुनिक विचार, समता के, बराबरी के और वैज्ञानिक सोच के आधार पे जो चल रहे थे, उसका प्रवेश हुआ और बाद में इसी को लेकर जैसे उन्होंने हिंट किया कि भई आज़ादी के बाद भी ये अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति चलती रही, जिससे हमारी जो यहाँ की ट्रेडिशनल पारंपरिक शिक्षा, उसको एक बहुत धक्का लगा और हमें हीन भावना बढ़ गई, ऐसा उनका कहना है। मैं इसके उलट सोचता हूँ कि जहाँ एक तरफ अंग्रेज भले ही मैकाले का जो भी उद्देश्य रहा हो, पर वो कोई स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है। यहाँ से मेल-जोल से जो शिक्षा प्राप्त की एक तो दलित बहुजन ने, उनका सशक्तिकरण शुरू हुआ। शिक्षा सशक्तिकरण का मुख्य मार्ग है और जो यहाँ के बाकी लोगों ने भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, उसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण ब्रिटिशों के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाला आंदोलन था, वो एक प्रकार से उसके विचार काफ़ी तरीके से इस भाषा के माध्यम से भारतीय नेताओं पे आए। तो अभी मोदी वापस जाने की बात कर रहे हैं गुरुकुल मॉडल पे और उस प्रकार से जिस प्रकार के मैकाले के पहले की शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें तो मुख्य रूप से ये समाज को पीछे ले जाने की एक घटना है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी देखिए, तो जहाँ एक तरफ नेहरू की सरकार ने और शुरू के सरकारों ने यहाँ अंग्रेजी को महत्व दिया, उसके माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा विकास हुआ। उसी के साथ-साथ जो यहाँ की भाषाएँ थी, जो हर एक प्रदेश की भाषा थी, उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं किया गया। आपको मैं याद दिला दूँ कि उसी समय हमारी बहुत सारी एकेडमीज़ जो क्षेत्रीय भाषाओं पे भी ध्यान देती हैं, उस प्रकार की एकेडमीज़ की स्थापना भी हुई और क्षेत्रीय भाषाओं को भी बाद में जगह मिली। अब ये बात और है कि संस्कृत भाषा का उपयोग उस समय नहीं हुआ। ज़्यादातर जो भाषाओं का उपयोग हो गया एक तो अंग्रेज़ी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं ने भी अपना विकास किया, जो परिस्थिति में आज हम हैं। तो मोदी का इसके पीछे क्या इरादा है कि एक तो अंग्रेज़ी के खिलाफ उन्होंने बात की, जबकि अंग्रेज़ी आधुनिक दुनिया से हमारा एक कनेक्शन है, इसी के माध्यम से हमारा संपर्क आधुनिक दुनिया के प्रगति से, ज्ञान से, विचारों से और तकनीक से है, जो भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा रास्ता बना रहा। तो पहली बात तो ये डॉक्टर रामपुरियानी आपने कहा कि अंग्रेजी की वजह से हमारे लिए दुनिया खुली, ज्ञान की दुनिया खुली। हमारे यहाँ जो जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, वो विदेश गए, यूरोप गए पढ़ाई के लिए, वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह के नए विचार पैदा हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, कैसे ज्ञान विज्ञान में तरक्कियाँ हो रही हैं और वो ज्ञान लाकर उन्होंने हिंदुस्तान में भी वो फैलाया। नए सुधार आए, नए परिवर्तन आए। अगर वो अंग्रेजी से न जुड़ते, तो आज हम 18वीं 19वीं सदी के सोच वाले ही होते। हम आज 20वीं 21वीं सदी में ना बैठे होते। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि अंग्रेज़ी शिक्षा और आधुनिक विचार किसी और रास्ते से आते, पर क्योंकि हम उस समय उपनिवेश थे और यहाँ की सारी नीतियों पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाद में डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार की, तो कोई और रास्ता उस समय था, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये भी मुझे नहीं लगता कि संस्कृत या किसी क्षेत्रीय भाषा के आधार पे हम उस प्रकार के ज्ञान, विज्ञान में प्रगति कर सकते जो भारत के विकास में जिसने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और आज भी आप देखें तो भारत में ये जो अंग्रेजी से शिक्षित नई पीढ़ी के लोग हैं, पूरी दुनिया में उनको नौकरियाँ उपलब्ध हैं और आप अमेरिका में देखिए तो कई भारत के व्यक्ति हैं जो अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं या उन कंपनियों में उनकी बहुत बड़ी जगह है। ये मैं एक बात कह रहा हूँ और उसी के साथ-साथ देखिए जो दलित बहुजन और स्त्रियों का समाज था, वो पहले बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहता था और इसके आने के बाद उनके भी बहुत द्वार खुल गए। विदेश भी जा पा रहे हैं
और भारत के प्रशासन व्यवस्था में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में भले उनका उचित प्रतिनिधित्व न हो, पर फिर भी इस तरफ उनके रास्ते खुल गए हैं, जो पहले बिल्कुल पहले जिनसे वो बिल्कुल वंचित थे। क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो लोग अंग्रेजी के मुकाबले संस्कृत की वकालत कर रहे हैं, वो दरअसल एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि संस्कृत में जो जी। ज्ञान था, वही सर्वश्रेष्ठ था, या उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। वो ज्ञान 2000 1500 साल पुराना था, जो आज उतना रेलेवेंट भी नहीं रह गया। तो जो सवर्ण, बल्कि हम सीधे-सीधे कहें कि ब्राह्मणवादी संस्कृति के जो रक्षक हैं, उन्हें लग रहा है कि संस्कृत आ जाए तो उनका वर्चस्व फिर से कायम हो जाएगा। संस्कृत की वकालत करने के पीछे क्या उनका यही मकसद है? जी, एक तो इसमें बहुत बात स्पष्ट है कि पहले तो हम ये भी देखें कि अंग्रेज़ी आने के बाद यहाँ की महिलाओं और दलित बहुजन का रिस्पॉन्स कैसा था। तो उसमें मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले, जो भारत में शिक्षा शिक्षा की शुरुआत की, लड़कियों में शिक्षा की शुरुआत की सबसे बड़ी नेत्री थी। उन्होंने अपनी एक किताब में अंग्रेज़ी की तारीफ़ में एक कविता लिखी है। अंग्रेज़ी को वो कहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से ही हम समाज में प्रगति कर पा रहे हैं, ये उधर से हुआ। और दूसरी तरफ आप देखिए तो ये पूरा आज जो हमारा सिस्टम है, उसमें अभी क्षेत्रीय भा उस दौरान भी अंग्रेज़ी के आने के कारण सबसे बड़ी बात ये हुई कि पूरी दुनिया में जो व्यवस्था चल रही थी, उसके बारे में जानकारी मिली। कई ऐसे अंग्रेज़ी किताबें थी, जैसे राइट्स ऑफ मैन, फिर दूसरी टॉल्स्टॉय फॉर्म, जिसने यहाँ के नेताओं को प्रेरित किया ऐसी नीतियाँ लगाने के लिए जो आधुनिक व्यवस्था से अनुरूप हों। जबकि संस्कृत में जो उपलब्ध था, वो केवल ब्राह्मणी संस्कृति को मजबूत करने का तरीका था। और आप ये भी देख लीजिए कि आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने भी उपनिवेशवाद का ज़्यादा विरोध किया, वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी में और पाश्चात्य देशों में शिक्षा प्राप्त की। तो क्या वो उनके गुलाम हो गए? वास्तव में आप सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर इन सबको देखेंगे, तो इन सब ने अंग्रेजी में शिक्षा पाई और सबके विचार समता के विचार आए, उनमें कोई गुलामी की मानसिकता नहीं थी और इसीलिए जो उपनिवेशवादी विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और यही लोग हैं जिन्होंने मुख्य रोल प्ले किया और जो संस्कृत के विद्वान थे, वो उस समय क्या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में थे या आज जो संस्कृत की इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं, क्या वो उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन में थे? ये भी एक सोचने की बात है। क्योंकि जैसे मुझे मुख्य बात ये लगती है कि संस्कृत एक संकुचित उसकी वो भी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और उसका जो एक्सपोज़र टू द वर्ल्ड था, वो उस प्रकार से नहीं था। जो जिसका लाभ हमको अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से मिला और यहाँ के लोगों ने अपना रास्ता चुना। मैं तो आपको ये भी बता दूँ, आज भारत की जो अंग्रेज़ी है, वो ब्रिटिश अंग्रेज़ी से बहुत अलग है। तो ये एक लकीर के माध्यम से हम नहीं देख सकते कि कोई एक चीज़ आती है तो वैसे के वैसे चलती जाती है। इनमें मेल-जोल होता है। जो वहाँ की ब्रिटिश इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई और यहाँ के लोगों का जो सोच था, उसके मेल-जोल से ही भारतीय अंग्रेज़ी का विकास हुआ और आज अंग्रेज़ी जो है, वो भारतीय भाषा भी है। वो केवल वो अंग्रेज़ों की भाषा थी, पर आज वो भारत की भाषा है। आप देखिए सभी राज्यों में एक-दूसरे से जो लिंक का काम किया, उसमें अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों ने कोशिश की कि इसके बदले हिंदी को हम लिंक लैंग्वेज रखेंगे, पर वो कोशिश असफल रही क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्यों को लगा अगर हिंदी को इतना प्राधान्य दिया जाए तो हिंदी क्षेत्रीय लोगों को सरकार में, शिक्षा में, व्यापार में ज़्यादा स्थान मिलेगा, हम पीछे रह जाएँगे। इसीलिए उन्होंने उस नीति का विरोध किया जो अंग्रेज़ी के बदले केवल हिंदी को रखना चाहती थी। तो इसलिए हमने दोनों भाषाओं को रखा है जो एक अच्छा समझौतेपूर्ण निर्णय है। पर अंग्रेज़ी के योगदान को हम इतना कम करके आँकना गलत होगा। ये जो तर्क दिया जाता है कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों में मानसिक गुलामी पैदा की, इसमें तो कुछ हद तक सच्चाई मानी भी जा सकती, क्योंकि उनका उद्देश्य भी एक तरह से यही था। तो पूरी तरह से ना सही, लेकिन किसी हद तक इसका असर हुआ होगा।
लेकिन क्या ये एक दूसरी मानसिक गुलामी जो 2,500-3,000 साल से पहले से चली आ रही थी, उसको तोड़ने में भी कामयाब हुई? यानी आपने दलितों का ज़िक्र किया, वो महसूस करते थे कि वो जो ब्राह्मणवादी संस्कृति की गुलामी थी, उससे उन्हें जी। अंग्रेजी ने मुक्ति दिलाई। वास्तव में सामाजिक धरातल पे तो वही गुलामी थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यहाँ खड़ी की थी और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जकड़ को, उसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का एक बहुत बड़ा इसकी निर्णायक भूमिका रही है, जिससे चलकर अभी भी हम पूरे ब्राह्मणवादी संस्कृति से और उसकी जकड़ से निकले नहीं हैं। पर उसके पीछे उसके खिलाफ जो कोशिश हो रही है, वो अंग्रेज़ी भाषा में के माध्यम से लोगों ने जो अपने ज्ञान को विकसित किया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो मूल्य थे कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इसमें तो ये आधुनिक विचार हैं और संस्कृत में जो हमारा साहित्य उपलब्ध है, उसमें इस प्रकार की किसी चीज़ का उल्लेख नहीं है। उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मनुस्मृति और दूसरे ग्रंथ ही हैं, जो हमको ऊँच-नीच के महत्व के बारे में बताते हैं, स्त्रियों के दुय्यम दर्जे के महत्व के बारे में बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अ, एक अंग्रेज़ी एक माध्यम रही है, जिसके माध्यम से भारत में आधुनिक विचार, अब इनको पाश्चात्य वेस्टर्न विचार कहना मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि पूरी मानवता जैसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, दुनिया सिकुड़ती जाती है। जैसे हमारे क्षेत्र का विस्तार होता है, दूसरे क्षेत्रों के हम संपर्क में आते हैं, तो उनसे अच्छी बातें लेते हैं और उस प्रकार की चीज़ों को आगे ले चलते हैं। तो ये एक बहुत संकीर्ण सोच है कि जहाँ भाषा को एक गुलामी का माध्यम, हमको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देने का माध्यम जब कहा जाता है, तो ये बहुत एक संकीर्ण सोच है, जो अपने आप को पिछड़ा रखने की बात करती है। और अगर इस प्रकार की बातों को लागू किया गया, तो निश्चित रूप से भारत आज जहाँ है, उससे सदियों पीछे पिछड़ जाएगा और ये मेरे ख्याल से मैकाले की आलोचना करना, भारत के विकास को, भारत में जो विकास की संभावनाएँ हैं, भारत में जो प्रगति की संभावना है, उसको एक पीछे ढकेलने की कोशिश है और इसको मैं एक बिल्कुल गलत तरीके से देखता हूँ। क्या आपको लगता है डॉक्टर पुनियानी कि ये दरअसल बीमारी उत्तर-पश्चिम भारत की ज़्यादा है? दक्षिण भारत तो उसमें गुलामी नहीं देख रहा, वो अपनी संस्कृति के रक्षक के तौर पर देख रहा है, ढाल के तौर पर देख रहा है अंग्रेजी को। और यहाँ 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 की कुंठा हो सकती है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं या अंग्रेजी कम जानते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं दूसरे क्षेत्रों से, तो वो हिंदी हिंदी या संस्कृत करने लगते हैं। देखिए, अभी तो हमारी जो पूरी व्यवस्था है, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी काफ़ी विकसित करने की बात की जा रही है। पर वो उसको हम सडनली अचानक तरीके से उसको ला नहीं सकते, क्योंकि जो पूरी दुनिया में आज हुआ है, उससे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से वहाँ तक एक जंप लगाना, वहाँ तक एक छलांग लगाना, वो संभव नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मध्य प्रदेश में कुछ सालों पहले उन्होंने जो मेडिकल साइंसेज़ में एक सब्जेक्ट रहता है एनाटॉमी, यानी शरीर की बनावट, उसकी एक हिंदी किताब निकालने की कोशिश की। और मुकेश जी, मुझे भी थोड़ा इसका ज्ञान है, तो मैंने क्या देखा, उन्होंने पूरे के पूरे अंग्रेज़ी शब्द देवनागरी लिपि में लिख दिए। तो किताब में जो शब्द हैं 80% वो अंग्रेज़ी के हैं, केवल भाषा देवनागरी की है। तो इससे तो आप कोई मेडिकल एजुकेशन, इससे कोई प्रगतिशील नहीं होता। ये तो हमारे सामाजिक स्रोतों का की बर्बादी है। आप जब उस धरातल पे आ जाएँ तो उसमें आप ज़रूर जाइए और कई दूसरे देशों का भी उदाहरण देते हैं। पर उ दूसरे देशों की इस परिस्थिति और हमारी परिस्थिति एक नहीं हो सकती। हर एक देश को अपना रास्ता चुनना पड़ता है और यही रास्ता हमारे आज़ादी के आंदोलन ने चुना, जिसमें इसकी सकारात्मक बातों को स्वीकार करके नकारात्मक चीज़ों को पीछे ढकेल कर मैं कहूँगा कि हमारी पुरानी अच्छी चीज़ों को बरकरार रखते हुए नई बेहतरीन चीज़ों को लाने की जो कोशिश हुई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश रही है। अंतिम सवाल है मेरा, क्या ये संस्कृत के समर्थक अंग्रेजी पर दोष मढ़ते हैं कि उनकी वजह से संस्कृत खत्म हुई है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने संस्कृत को एक वर्ग विशेष की भाषा बना दिया था। वो लोक भाषा, जन भाषा कभी बन नहीं पाई। लोगों को ना सीखने दिया गया, ना वो सीख पाए, ना उसमें कोई
संवाद होता था, बातचीत होती, लोक व्यवहार में वो थी ही नहीं। तो संस्कृत को खत्म करना वाले वही हैं जो संस्कृति की पैरोकारी कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत जहाँ तक है मेरे ख्याल से भारत में भगवान गौतम बुद्ध से लेके तो कबीर और इवन महात्मा गांधी सब लोगों ने स्थानीय भाषाओं का ही उपयोग किया है। महात्मा गांधी तो अंग्रेजी में बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे और उन्होंने अपने संपर्क के लिए गुजराती, हिंदी इन भाषाओं का भी इस्तेमाल किया। तो संस्कृत को जिस प्रकार से एक बहुत परिष्कृत और संकुचित भाषा बना दिया गया है, उसमें भी समस्या है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल हज़ारों शब्द जोड़े जाते हैं, जो उनकी भाषा के नहीं है, जो अंग्रेजी में शुरू में नहीं थे। जैसे गुरु शब्द देखिए, वो अभी अंग्रेजी भाषा में उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ले लिया है और ऐसे कितने शब्द हैं, जो उन्होंने यहाँ से स्वीकार किए हैं। भाषा तभी विकसित होती है, जब वो मेल-जोल से चलती है और अपने को एक थोड़ा-सा फ्लूइड रखती है कि ताकि दूसरी चीज़ों को भी स्वीकार करके अपने आप को ज़्यादा समृद्ध किया जा सके। तो संस्कृत में जो बात रही, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई समाज के एक छोटे तबके तक। आज अगर आप संस्कृत लादना चाहें, तो समाज का कितना छोटा तबका है, जो इस संस्कृत को समझता है। और दूसरा ये देखिए, जो लोग इस बात की ये मैकॉले की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं, ये लोगों के परिवारों को देखिए। ज़्यादातर इनके परिवार के सदस्य, लड़के-लड़कियाँ, ये ज़्यादातर अंग्रेजी एजुकेशन में जाते हैं। अगे अभी आप निकालिए इस राजनीति से जुड़े हुए मिनिस्टर और उनके लड़के-लड़कियाँ कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा आधे से ज़्यादा विदेश पढ़ते होंगे, आधे से ज़्यादा कुछ आधे के करीब कुछ यहाँ भारत में अंग्रेजी में पढ़ते होंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से हिपोक्रेसी है, एक ढोंग है, जिसके लिए ये अपने आप को पारंपरिक बताना, ट्रेडिशनल बताना, ये एक मेरे ख्याल से ढोंग है और ये देश की प्रगति के लिए उचित नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।